हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज का जो क्लास का हमारा टॉपिक है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही चल रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसी के अंदर टॉपिक में मैनेजमेंट चल रहा है। और मैनेजमेंट के अंदर स्कूल्स ऑफ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ये आपके कोर्स के अंदर है, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अपन उसकी बात करेंगे कि मैनेजमेंट विचारों के मैनेजमेंट विचारों के स्कूल, जो पुराने पौराणिक बातें हैं, जब जब मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था, जब इसका विचार स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या क्या बातें आई थी, उन बातों के अपन क्या क्या अप्रोचेज आई थी, क्या क्या चीज़ें आई थी। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखी थी। जो मैनेजमेंट गुरु थे उन्होंने अपनी बातें रखी थी। मैनेजमेंट की इस फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे, बहुत सारा विकास किया था। धीरे धीरे बातों कहाँ से शुरू हुई थी और आज की तारीख में मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या थॉट चल रहे हैं, उन सबकी अपन एक पूरी जो इसकी पेरेंट लाइन है मैनेजमेंट की, उसकी अपन बात करेंगे कि 1880 से लेकर आज 2023 24 25 तक क्या चल रहा है, उसकी अपन बात करेंगे कि भाई किस किस तरीके से इसके अंदर परिवर्तन आया, क्या क्या बातें हुई पहले, और कैसे कैसे परिवर्तन आए, कैसी कैसी चीज़ें इनके दिमाग में ख्याल आई, और वहाँ से मैनेजमेंट का रूपांतर हुआ, अलग अलग चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर ऐड होती गई। ठीक है। अगर ऐसे बात करें अपन कि मैनेजमेंट की जो स्टडी है, मैनेजमेंट के बारे में जो पता लगाना स्टडी है, उसका एग्जामिनेशन करना, उसके बारे में चीज़ों को पता करना, खोजबीन करनी ऑफ मैनेजमेंट, स्टडी एंड मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये शुरू हो चुका था बिगन विथ 12वीं सेंचुरी, 12वीं शताब्दी से, 12th सेंचुरी से शुरू हो चुका था। यानी इसके बारे में जो बातें करनी, इसके बारे में जो चीज़ों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना, मैनेजमेंट के बारे में और नई नई चीज़ें पता करनी, मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में पता करना, 12वीं शताब्दी के अंदर ही चालू हो गया था। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये स्पेसिफाइड हो गया। उस समय से बातें चलती थी, 12वीं शताब्दी में पता चला था मैनेजमेंट चीज़ें हैं। और धीरे 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 इसको आते आते थे पिछले 5-6 डिकेट्स के अंदर, यानी पिछले 500-600 साल के अंदर ये क्या हुआ, या 5-6 सेंचुरीज के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें सुधार हुई और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट रिफाइन हुआ। और आज जो मैनेजमेंट आपके सामने है वो मैनेजमेंट कुछ अलग ही है जो 12वीं सेंचुरी से था। ठीक है। इन दिनों इन दिनों बहुत सारे नंबर्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट थ्योरीज है। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज दी है, कई मैनेजमेंट गुरु आपने देखे होंगे, कईयों का नाम है, कईयों ने अपनी अप्रोचेज दी है, राइट। मार्केट में टू मैनेजमेंट के लिए कई नई नई चीज़ों का बातें बताई। किसी ने एमबीए खोजा, किसी ने क्या बोलते हैं, नई टेक्निक्स खोजी है, किसी ने मेथड्स खोजे। इस तरह कई सारी डिफरेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेज मैनेजमेंट को हुई है। नंबर्स ऑफ यानी बहुत ज़्यादा हो गई। और वो सारी एडोप्टेड हुई है, तभी आप लोगों के लिए लागू हुई है। यानी हमारे पढ़ने के लिए, हमारी स्टडी में कब होती है, जब कोई रिसर्च करता है किसी चीज़ की और रिसर्च एडोप्ट हो जाए। रिसर्च क्या हो, एडोप्ट हो जाए, यानी उसको अप्रूव्ड हो जाए, वो चीज़ें अप्रूव्ड हो जाए। और जब अप्रूव्ड हो जाए वो क्या होती है, हमारी स्टडी के अंदर आ जाती है। उस चीज़ों को लोग बिजनेस के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वही मैनेजमेंट के साथ हुआ। कई लोगों ने रिसर्च की, कई लोगों ने काम करके पता किया कि अच्छे मैनेजर कैसे हो सकते हैं। कईयों ने उनके रोल्स के बारे में बताया, कईयों ने उनकी स्किल्स के बारे में बताया, कईयों ने बताया ये मेथड यूज़ करो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आसानी से मैनेज होगा। किसी ने बताया ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एनवायरमेंट है, कई सारे पर्यावरण है कि भाई इंटरनल एक्सटर्नल, ये तो किसी ने तो बताया तो पता चला ना। तो ये सब स्टडी करके बताया गया और एडोप्टेड। बहुत सारी थ्योरीज और अप्रोचेस मार्केट में अवेलेबल, नंबर्स ऑफ थ्योरीज एंड अप्रोचेस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हमारे पास अवेलेबल है, और सारी एडोप्टेड कर ली। जैसे जैसे उसके ऊपर सक्सेसफुल रेट बढ़ती गई, हम उसको एडोप्ट करते हुए चले गए। ठीक है। अब इतनी सारी है तो कंफ्यूजन होना सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। द वैरायटी ऑफ अप्रोचेज टू मैनेजमेंट the variety of approaches to management has resulted in confusion. इतनी सारी अप्रोचेज, इतनी सारी थ्योरी हुई तो हुआ कन्फ्यूजन। हर कोई अपनी अप्रोचेज, हर कोई अपनी क्या दे रहा है, थ्योरी दे रहा है, तो खड़ा हुआ कन्फ्यूजन। तब यहाँ पे एक स्कॉलर हुए थे, यहाँ पे एक मैनेजमेंट गुरु हुए थे, हार हारोल्ड क्नूट्स। नाम सुना होगा, कई जगह कई बार इन्होंने भी कई जगह अपनी थ्योरी दी है। हारोल्ड क्नूट्स ने
1961 के अंदर, 1961 में 1961 में इस इतनी सारी थ्योरीज को देखते हुए इन्होंने बोल दिया कॉल्ड दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया इस कंफ्यूजन, दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन कंफ्यूजन भरी सिचुएशन को बोल दिया एज द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। इन्होंने बोला ये एक जंगल है, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल है। इन्होंने घोषणा कर दी कि इतनी सारी 1961 में कर दी जब इन्होंने पढ़ा, और अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग थ्योरी इतनी सारी आई जो 12वीं शताब्दी के बाद लगातार इसमें इजाफा होता गया, तो इन्होंने इसको नाम दिया द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल 1961 के अंदर, राइट। 1900 में बोला ये एक जंगल है मैनेजमेंट थ्योरी का, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैनेजमेंट थ्योरीज और की है, और जंगल है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट। फिर इसी क्नूट्स ने रिविजिटेड, इसी जंगल को उसने रिविजिट किया, द जंगल, कब, इन 1980, 20 साल बाद। 1961 में तो हार मान के चले गए थे भाई, इतनी सारी थ्योरी है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसको जंगल की उपाधि देके चले गए थे। लेकिन 1981 के अंदर ये वापस आए और उन्होंने ही ऑब्जर्व्ड, 20 साल बाद आए, ही ऑब्जर्व दैट न्यू अप्रोचेज, न्यू अप्रोचेज have developed and older have taking new meanings। इन्होंने बोला कि भाई 20 साल बाद आए वापस, इसमें और दिलचस्पी ली क्रूट्स ने, रिविजिटेड दिस जंगल 1981, तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी न्यू अप्रोचेज आई है जो इस मैनेजमेंट की एकदम मतलब काया ही बदल दी, इसने मैनेजमेंट को एक नई अप्रोच, नई जगह में विकास करने ले गया, और जो पुरानी है उनके भी कई सारे मतलब निकलते गए। अब जो हमने जब जब ये अप्रोचेज आई थी तब उनके अलग मतलब थे, लेकिन दिन ब दिन इनके मतलब भी अलग होते गए। लेकिन इन्होंने बोला अभी भी स्टिल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक, अभी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंगल। अभी तक इसके अंदर क्या है, कंफ्यूजन गया नहीं है, अभी तक ये जंगल के रूप में ही काम कर रहा है। यानी मैनेजमेंट के अप्रोचेज और थ्योरी में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन अभी भी ये क्या है, जंगल के रूप में ही है। इन्होंने फिर इसको बोला कि स्टिल इट्स कैरेक्टरिस्टिक, सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंगल, राइट। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल बन सकता है द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल किसने बताया था, हार्लोट क्रूट्स ने बनाया था 1961 के अंदर, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है, तो इसलिए आपको उसको पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं 1880 से कौन सी स्कूल्स ऑफ थॉट्स आए थे, यानी कई लोगों ने कई थॉट्स आए थे, और उसके बाद मैनेजमेंट का क्या हुआ, धीरे धीरे मैनेजमेंट की पिक्चर चेंज होती गई, और आज की तारीख में हम मैनेजमेंट के इस पड़ाव पर बैठे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द क्लासिकल स्कूल, यानी सबसे पुरानी द क्लासिकल स्कूल। उस समय मैनेजमेंट का क्या था, द क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट थ्योरी, यानी शुरू में उस समय मैनेजमेंट की कौन सी थ्योरी आई थी, जो है 1880 से दशक से लेकर 1920 तक, 1880 से लेकर 1920 तक, जिसको हमने नाम दे दिया द क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट थ्योरीज, क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट थ्योरी। उस समय जो थ्योरी, जो स्कूल की थ्योरी, उस समय जो थ्योरीज डेवलप हुई थी उसके अंदर आई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, सबसे सर्वप्रथम आई थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप हुआ था। ये अप्रोच आपने सुना होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपन पढ़ते हैं जब, ये डेवलप हुआ था। यहाँ पे बोला गया था मैनेजमेंट एज ए साइंटिफिक अप्रोच, और यहाँ पे बोला था जो प्रोडक्टिविटी है, द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच। इसी के साथ इन्होंने बोला प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच के ऊपर इन्होंने फोकस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर। यानी बोला ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनेजमेंट अच्छा तभी कहलाएगा जो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी एफिशिएंसी होगी, तभी मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा। साइंस के रूल्स लगाने लगे, और इसका जो क्रेडिट गया था, यानी इस अप्रोच को, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप करने के लिए क्रेडिट गोज टू, या क्रेडिट गिवन टू FW टेलर को। किसको बोला था, FW टेलर को इसका क्या दिया था, क्रेडिट दिया था, ठीक है। कौन है FW टेलर, आप सबको पता है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक
मैनेजमेंट, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक, फादर, पिता तुल्य माना गया है। तो इन्होंने उस समय साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का क्या किया था, डेवलप किया था, विकास किया था। कंसंट्रेट्स, इस अप्रोच ने कंसंट्रेट क्या किया ऑन द प्रोसेस ऑफ, कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग in order to achieve maximum प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। मैंने बताया था उस समय इस थ्योरी का मेन उद्देश्य यह था कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो कोई एक बेस्ट वे ढूंढो मैनेजमेंट के अंदर, जिसको आप उस प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से कर सके, वो बेस्ट वे ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो। यानी दूसरी चीजें इनके लिए कुछ नहीं थी उस समय, 1880 के दशक की बात कर रहा हूं, तो उस समय और कुछ नहीं थी, सिर्फ प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए और उसके लिए जो साइंटिफिक तरीके, टेक्निक, तौर तरीके अप्लाई किया जा सके वो किया जाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन और हमारा एफिशिएंसी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो F.W. टेलर ने दी थी, जो हमारी क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट थॉट के अंदर सबसे पहली है। उसी क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर दूसरी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसके बारे में भी पता होगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, ये बोलती थी, ये एक तरीके से यूनिवर्सल अप्रोच मानी गई, इसको यूनिवर्सल अप्रोच कहा गया कि इस लोगों ने यूनिवर्सली इसको एडॉप्ट किया, माना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को। इसको और भी नाम दिए गए, इसको नाम दिए यूनिवर्सल अप्रोच कहा गया, इसको फंक्शनल अप्रोच कहा गया, इसको कहा गया फंक्शनल अप्रोच, इसको कहा गया प्रोसेस अप्रोच। ये प्रोसेस पे ज्यादा बिलीव करती है, फंक्शंस पे ज्यादा बिलीव करती है, इसको प्रोसेस अप्रोच कहा गया। और इसका जो क्रेडिट है, द क्रेडिट गोज टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को जाता है, हेनरी फ्योल कौन थे, जिनको बोला जाता है भाई फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पे इट इंडिकेट्स, सॉरी, इट आइडेंटिफाइड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई गया इस अप्रोच में कि मैनेजमेंट फंक्शन है, उनका क्या प्रोसेस होगा, जो हम प्रोसेस में पढ़ते हैं भाई, एक प्रोसेस के थ्रू होगा, पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, एंड ट्राइज टू डेवलप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल अपने प्रिंसिपल सिद्धांत करे थे, फॉर किस लिए, फॉर मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल डेवलप हुए थे इसी अप्रोच के समय, हेनरी फ्योल ने किए थे, हेनरी फ्योल ने किए थे। और इस अप्रोच को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच या यूनिवर्सल अप्रोच या फिर फंक्शनल अप्रोच या प्रोसेस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये दो अप्रोचेस कब आई थी, 1880 से लेकर 1920 के अंदर। तीसरी अप्रोच, उसी समय एक अप्रोच और आई थी तीसरी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल। क्या क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल अप्रोच, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था उस समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था उस स्कूल्स का। किस स्कूल का अपन बात करें, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल। और इस पर्टिकुलर अप्रोच को करने का क्रेडिट दिया गया था, द क्रेडिट गोज टू मैक्स वेबनर, सॉरी मैक्स वेबर ने, किसको गया था, मैक्स वेबर को, मैक्स वेबर को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल थॉट्स का डेवलप करने के लिए क्रेडिट दिया गया था। इस स्कूल अप्रोच में क्या बोला गया था कि दिस अप्रोच फोकस्ड ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल, to study overall organization, to study the management,
इस अप्रोच ने बताया था मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना उसका फोकस होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी या प्रोसेस को। जैसे साइंटिफिक ने बोला प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मेन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ने बोला प्रोसेस मेन है, तो प्रोसेस पे आप ध्यान दो। इसने बोला ये सब चीजें हैं लेकिन हमें पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है, ठीक है। वेबनर ने, सॉरी वेबनर नाम आता मुझे, वेबर, वेबर बिलीव्ड या बिलीव्ड दैट bureaucratic organization bureaucratic organization is an ideal form of organization। वेबर ने एक नया कंसेप्ट दिया था उस समय, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट होता है सिस्टम, ऑफिसर, ऑफिसर के नीचे रैंकिंग सिस्टम होती है, सबके पास पावर, एक डेलीगेट फॉर्म में पावर, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसने उस समय ब्यूरोक्रेट का ऑप्शन दिया था। उसने बोला जिस ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, यानी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, वो सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वेबर ने उस समय डेवलप्ड a theory ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। इसी ब्यूरोक्रेट के बेसिस पे उसने एक थ्योरी डेवलप की थी, उसको बोला गया था ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर यानी ऑथोरिटी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, किसके पास क्या ऑथोरिटी, सबका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए। एंड डिस्क्राइब्ड, और उसी को डिस्क्राइब करते हुए उसने डिस्क्राइब किया था उस समय ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी बेस्ड ऑन activities, organizational activities based on authority relation। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है वो सारी ऑथोरिटी के रिलेशन में उसने क्या बोली थी, डिस्क्राइब की थी। कहने का मतलब एक मैनेजर जो सबसे टॉप पोजीशन पे है, जो डिविजनल ब्रांच ऑफिसर है, वो सबसे टॉप पोजीशन में है, तो उसकी ऑथोरिटी रिलेशन है, उसके पास पावर है, तो उसका काम उस तरीके से होगा। उससे नीचे वाले का पावर कम है तो उसका काम अलग तरीके से होगा। यानी हर किसी को एक पावर, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में एक ऑथोरिटी स्ट्रक्चर करने के साथ साथ उनकी एक्टिविटी को भी क्या किया था, उसने डिस्क्राइब किया था कि जिसके पास जितना काम, सॉरी जिसके पास जितना पावर उतना ही उसके पास काम, ठीक है। तो उस तरीके से इसने पूरा एक ब्यूरोक्रेट के रूप में डिस्क्राइब किया था। एंड ही डिस्क्राइब्ड, इसी समय ही डिस्क्राइब्ड ब्यूरोक्रेसी। इसने क्या डिस्क्राइब की थी, ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्राइब किया था, और जिसके बेस पे इसकी पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा स्कूल, इसका पूरी अप्रोच इसने बेसिस की थी। ओके तो ब्यूरोक्रेट्स, अगर बात आए ब्यूरोक्रेट्स किसने डिस्क्राइब किया था, तो मार्क वेबर ने किया था, जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्कूल थॉट्स कहा गया है या ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल अप्रोच कहा गया था, राइट। और साइंटिफिक हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया ही था, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फेल ने दिया ही था। तो ये क्लासिकल स्कूल्स होगी, कौन सी होगी, ओल्ड क्लासिकल स्कूल होगी थी। अब उसके बाद जो बीच की आती है, क्लासिकल और मॉडर्न दो ही चीजें होती है, लेकिन बीच में आई थी नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल स्कूल, या उसको एक अलग से नाम से पहचाना जाता था ह्यूमन बिहेवियर। यानी ये जो थॉट्स आए थे इस समय, कब ये आए थे, 1920 से लेकर 1950 के बीच में। कब आए थे, 1920 से लेकर 1950 के अंदर। ये ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच के नाम से जानी गई थी, नियो क्लासिक स्कूल कहा जाता था। ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच के ऊपर टोटल मानी गई थी, क्योंकि इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर, या 1920 से लेकर 30 साल के अंदर ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया था, और बोला था एक अच्छे मैनेजर के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस अप्रोच look at organization as people। उसने संगठन को एज ए लोगों के रूप में नजर किया, एज ए पीपल, एंड बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप among people in the organization। उसने बोला एक, मैंने बताया ना सबसे पहली बात, कि अगर मैनेजमेंट का सक्सेस चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना महत्व देते हो, ह्यूमन बिहेवियर को कितना महत्व देते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपके मैनेजमेंट सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो ये इसलिए इस अप्रोच को ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच का नाम दिया गया था। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी या अप्रोच डेवलप हुई थी इस समय 1920 से लेकर 1950 के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले है ह्यूमन रिलेशन
अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो किसने गई थी, जिसका क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट गोज टू एल्टन मेयो। किसको दिया गया? एल्टन मेयो को क्रेडिट दिया था। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, कौन सी अप्रोच दी थी? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इस अप्रोच में बोला इन्होंने दैट सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, वही वाली बात, डिपेंड्स अपॉन द इनफॉर्मल या ऑब्लिक सोशल रिलेशनशिप या इनफॉर्मल सुपरविजन एट वर्क अमॉन्ग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला जो सुपरविजन होता है वो इनफॉर्मल वे में होना चाहिए, फॉर्मल नहीं, एकदम दोस्ती के रूप में, अच्छा माहौल, हंसी खुशी माहौल, लोगों से रिलेशन हो, एक इनफॉर्मल या सोशल रिलेशनशिप मेंटेन हो लोगों के साथ। तो अच्छा मैनेजमेंट तब होगा, लोगों पर आप भरोसा करोगे, आप एक दोस्ती का माहौल रखोगे, अच्छा ह्यूमन रिलेशन का माहौल रखोगे, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये अप्रोच दी थी एल्टन मेयो ने, जिसको बोला गया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो नियो क्लासिकल अप्रोच के अंदर आती है। ओके, दूसरा, इसी समय दूसरी आई थी बिहेवियरल साइंस अप्रोच। कौन सी आई थी? बिहेवियरल साइंस अप्रोच आई थी इसी न्यू क्लासिक एरा में, जो क्या फोकस करती थी? फोकसेस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, जॉब डिजाइन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये सब बातें उस समय इस बिहेवियर साइंस अप्रोच के अंदर डेवलप हुई थी। मोटिवेशन, लीडरशिप, बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो इस अप्रोच ने टोटली फोकस किस पे किया? उसने फोकस किया इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर, हर किसी का बिहेवियर यानी उसका एटीट्यूड, परसेप्शंस, पर्सनैलिटी, ग्रुप बिहेवियर, उसका मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बात हुई। जो हम आज ओआर पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये उस समय की देन है बिहेवियर साइंस अप्रोच की। इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, बहुत सारी अप्रोचेज आई, ग्रुप डायनामिक्स, जॉब डिजाइन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पे टोटली बोला गया कि ह्यूमन रिलेशन का, इस पूरे अप्रोच में न्यू क्लासिक में ह्यूमन रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, यानी ह्यूमन बिहेवियर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और उसी में ह्यूमन रिलेशन के बाद बिहेवियर साइंस अप्रोच आई, जिसमें हमें बिहेवियर को पहचानना है और अच्छा बिहेवियर करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको लीडरशिप स्टाइल आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। तो इस तरीके से बिहेवियर साइंस अप्रोच भी 1920 से लेकर 1950 के अंदर आई। तीसरी जो अप्रोच इस समय आई, सॉरी ये दो ही थी, ये दो अप्रोचेज उस समय आई थी किसमें? न्यू क्लासिकल 1920 से लेकर 1950 के अंदर। ठीक है, अब पार्ट करते सी की, तीसरा। भाई तीन ही थी, एक तो था क्लासिकल और एक आती है मॉडर्न, ये दो होती है। इसके बीच में आई नियो क्लासिकल। इन समय ये 1880 से लेकर 1920 तक आई, ये 1920 से लेकर 1950 तक आई, और ये 1950 के बाद आज तक की सारी मॉडर्न में। इसमें कई सारे तीन तरीके की आई, जैसे आपने देखा साइंटिफिक आई, फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव देखा, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशनल देखा, ठीक है, जिसको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। इसमें दो आई, दो कौन सी आई? एक तो आपकी ह्यूमन रिलेशन आई, एक बिहेवियर साइंस आई। ठीक है, अब आती है मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर अपन बात करते हैं कि मॉडर्न में कौन सी है। ठीक है, चलो। मॉडर्न स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैनेजमेंट थॉट्स की कुछ मॉडर्न स्कूल्स है, यानी अब आजकल क्या अप्रोचेस चलती है, यानी उसके बाद 1950 के बाद कौन सी आई, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सर्वप्रथम चलती है आपकी क्वांटिटेटिव, और जिसको दूसरा नाम बोला जाता है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। मैनेजमेंट
साइंस अप्रोच, क्वांटिटेटिव या मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, क्यों बोलते हैं, क्यों, क्या नाम है इसका, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, ठीक है। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस अप्रोच क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ quantitative models through scientific equipments, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यानी छुरा कैची ये सब नहीं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन मेकिंग, इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, ये अप्रोच कुछ नहीं कहती, ये बोलते हैं जब मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर, तो उस समय जो डिसीजन लेते समय जो टेक्निक्स और टूल्स यूज करे वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यानी बायोस्कोप और ये सब नहीं, साइंटिफिक इक्विपमेंट इसने बोला कि मैनेजेबल डिसीजन लेते समय जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, स्टैट्स वाले जितने भी है वो सारे, पर्थ हो गया, सीपीएम हो गया, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट जो आपका होगा वो हो गया, ठीक है, सिमुलेशन हो गया, ये जब डिसीजन ले तब इनके बेसिस के ऊपर इन साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज कर और फिर मैनेजर कुछ भी डिसीजन ले तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, जो इन 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 इक्विपमेंट का यूज किया जाए, साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज किया जाए हर डिसीजन लेते समय। यानी कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको ये देखना है कि डिसीजन का क्या असर होगा, मतलब सारा सारा नाप तोल के डिसीजन लिया जाए, और नाप तोलने के लिए साइंटिफिक ये कुछ तरीके हैं, ये टेक्निक्स है, इनको यूज किया जाए, जो कि काफी लेंदी और काफी कॉम्प्लेक्स अप्रोच हो सकती है। दूसरी जो मॉडर्न स्कूल अप्रोच के अंदर आती है वो आती है सिस्टम अप्रोच, ये काफी अच्छी अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। क्या कहती है ये अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, यानी इसको इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है अपन इसको जनरल सिस्टम थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी भी कहते हैं। क्या है, जनरल सिस्टम थ्योरी, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये क्या बोलती है, और इसका पहले सबसे पहले देखते हैं क्या बोलती है, देखते हैं उससे पहले क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट टू, इस अप्रोच का क्रेडिट किसको दिया गया है, बहुत ही खतरनाक नाम है, मैं लिखने जा रहा हूं, देख लेना, लुडविंग, लुडविग है, मैं नोट्स में और लिख दूंगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। ये लुडविग, एक तो इनके नाम ही इस तरीके से होते थे, वॉन बटरलनफुई, बटरलनफी, ये इसका नाम था भाई, देख लेना, ठीक है, ये डबल एफ भाई, ठीक है। ये इस भाई साहब ने ये जीएसटी वाला दिया था, जनरल सिस्टम थ्योरी अप्रोच के बारे में बताया था, इस महानुभाव ने बताया था। मेरे पास एक बुक है उसमें करीबन 150 से ज़्यादा है मैनेजमेंट गुरु के नाम, या जिन्होंने थॉट्स दिए हैं, सब ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मैनेजमेंट में एड ऑन करवाया था, तो उनमें भी इनका नाम आता है लुडविंग वॉन बटलैंडफी, ठीक है। इन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी दी थी, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। क्या है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात हमें सीखने वाली ये है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन को, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इट्स एनवायरमेंट। ये बोलता है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड सिस्टम होता है, सब आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम होता है, यानी कुल मिला के सिस्टम के बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। आगे पर लिखते हैं अपन कुछ, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग सबसिस्टम्स विद इन इटसेल्फ, विद इन इटसेल्फ, यानी हर आदमी के अंदर, बोलते हैं ना, हर आदमी के अंदर खुद के अंदर बहुत सारे विचार छुपे हुए होते हैं, ऐसा बोलता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा सिस्टम होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यूनिफाइड होते हैं। हर सिस्टम जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं वो सिस्टम खुद भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनके भी सब सिस्टम होते हैं जो खुद इंटरेक्टिंग, खुद आपस में सब सिस्टम आपस में मिले हुए होते हैं। मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से, आप अभी एक लिखता है, एक और लाइन लिखा लेता हूं मैं, तो होल सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टूड without an understanding
ऑफ द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। इसको समझाता हूं। इसका इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम को नहीं समझ सकते आप जब तक उसके पार्ट्स को समझे। उस पार्ट को समझेंगे तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हमारा यूनिवर्स है, दुनिया में यूनिवर्स है, आकाश जो हमारा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के अंदर क्या है? अंतरिक्ष एक सिस्टम है, जैसे अंतरिक्ष एक पूरा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। उसका सब सिस्टम देखेगा, उसका सब सिस्टम होगा मिल्की वे। मिल्की वे जानते हो? मिल्की वे आकाश गंगा, आकाश गंगा हम रात को देखते हैं जो बहुत सारे तारा देते हैं, तो हम बोलते हैं पूरे पूरे अंतरिक्ष के अंदर आकाश गंगा जो सौर मंडल है, आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में बहुत ज्यादा क्या है? सौर मंडल होंगे। तो यूनिवर्स अगर हमारा सिस्टम है तो आकाश गंगा उसकी क्या है? सब सिस्टम है। एक आकाश गंगा पूरे यूनिवर्स में या पूरे अंतरिक्ष में एक आकाश गंगा है, एक मिल्की वे, ऐसा तो कह नहीं सकते अपन। एक हमें दिखती है तो ऐसी कई सारी होगी। तो एक मिल्की वे है यूनिवर्स के अंदर, जो अगर यूनिवर्स अंतरिक्ष एक सिस्टम है तो मिल्की वे उसका सब सिस्टम है। और मिल्की वे अगर सब सिस्टम है तो इसका सब सिस्टम क्या आ गया? इसका सब सिस्टम आ गया हमारा सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम यानी एक सूरज है, उसके बहुत सारे ग्रह है, ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। मिल्की वे में ऐसे बहुत सारे होंगे। अगर सोलर सिस्टम उसका सब सिस्टम है तो सोलर सिस्टम का भी सब सिस्टम क्या है? हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। उस पृथ्वी का भी सब सिस्टम क्या है? हमारी कंट्री, अवर कंट्री। भाई इतने सारे प्लानेट में एक पृथ्वी एक अपना प्लानेट है, उस पृथ्वी का भी हिस्सा क्या है? हमारी कंट्री। इंडिया एक अलग प्लानेट है, उस इंडिया के अंदर भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस संगठन एक सिस्टम है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे मैनी सब सिस्टम है। इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि डिवीजन है बहुत ज्यादा, डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा, ये सारे भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसका कहने का मतलब है अगर पूरे सिस्टम को समझना है भैया, पूरे सिस्टम को समझना है तो आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा। सब सिस्टम को समझो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझो, फिर इस देश को समझो, फिर धरती को समझो, फिर सोलर सिस्टम को समझो, फिर आप मिल्की वे को समझो और फिर आप यूनिवर्स समझ पाओगे। आप डायरेक्ट अगर इसको समझना चाहते हो और समझ लोगे नहीं, अगर एक सिस्टम को, तो होल सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मेकअप द होल। इस यूनिवर्स को बनाने के लिए जो पार्ट है, जो पार्ट लगे हैं, उसको समझना पड़ेगा, तब यूनिवर्स समझ पाओगे आप। Many independent, it consists, every organization is a unified and integrated system of its environment. It consists of many independent and interacting subsystem within itself. इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सबसिस्टम है। आई होप ये बात समझ में आएगी। इसको बोलते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी, यानी हर किसी के सब सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो मैनेजमेंट करते समय आपको निचले लेवल पे छोटे छोटे सिस्टम को, सब सिस्टम को समझना पड़ेगा, तब आप पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाओगे। यानी सब सिस्टम को पहले मैनेज करो तो आप पूरे मैनेजमेंट को, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाओगे। ये बोलती है थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी में आती है उसे बोली जाती है द कंटिंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच। कंटिंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। क्या बोलती है ये? क्या बोलती है ये अप्रोच? ये अप्रोच बोलती है इट सजेस्ट that managers must do what the situation warrants, or managers actions must be contingent upon the organizational situation और एनवायरमेंट। क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब ये बात कर दूं कि मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट अपॉन सिचुएशंस। ये बोलती है मैनेजर का जो एक्शन होगा या मैनेजर को जो चीज करनी होगी वो सिचुएशन बताएगी क्या करनी होगी। जैसी सिचुएशन की मांग,
जैसी परिस्थिति की मांग होगा मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग ढल के काम करना पड़ेगा। अपने आप को एकदम स्ट्रांग नहीं रख सकता, स्ट्रिक्ट नहीं रख सकता कि मैं तो यही करूंगा चाहे सिचुएशन मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो। ऐसा नहीं, जैसी जैसी सिचुएशन वारंट जारी करता है, जैसे सिचुएशन आपको चीजें बताएगा, मैनेजमेंट का एक्शन मस्ट बी कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है किसी चीज का होना नहीं होना फिक्स नहीं कर सकते आप। कंटीजेंट डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के एक्शन को या मैनेजर के एक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका मैनेजमेंट क्या होगा, सक्सेस होगा। ओके, और क्या बोलता है, और बोलता है ये सक्सेस ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट lies in identifying and understanding the variables of every situation and then applying the principles, techniques, etc. according to the needs of the situation। वही वाली बात कि मैनेजमेंट का सक्सेस होना या मैनेजमेंट स्टडी का सक्सेस होना डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो और अंडरस्टैंड करो कि भाई क्या सिचुएशन है। जैसे सिचुएशन आपको आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड समझ में आ गई, उसके हिसाब से अपने प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है, जो तकनीक है, जो टेक्निक्स है, वो लगाई जाए और अकॉर्डिंग जैसी जरूरत हो सिचुएशन की उस अकॉर्डिंग लगाई जाए। कोई भी चीज़ पहले से निर्धारित नहीं हो सकती, वो डिपेंड करता है सिचुएशन की। जैसी परिस्थिति की मांग होगी वैसी वैसी आपको टेक्निक और प्रिंसिपल अपने चेंज करने पड़ेंगे। तो ये उसको बोला जाता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये अप्रोच भी किसमें, मॉडर्न में आती है। चौथी नंबर अप्रोच आती है मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर, द मैनेजरल रोल्स, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, द मैनेजर रोल अप्रोच बताया था टू मैनेजमेंट। रोल और स्किल पढ़ाया था मैंने आपको, वही रोल और स्किल मैनेजर रोल अप्रोच बताई गई है। और इसको किसने दिया था उस समय, उस क्लास में बताना मैं भूल गया था। वो जो मैनेजर रोल जो मैंने आपको बताए थे इंटरपर्सनल है, याद है कि नहीं आपको? ये मैंने कौन से रोल बताए थे आपको? एक तो बताया था इंटरपर्सनल मैनेजर के रोल होते हैं, एक मैंने बताया था आपको इंफॉर्मेशनल रोल होता है मैनेजर का, और एक मैंने आपको बताया था डिसीजनल। ये तीन रोल होते हैं मैनेजर के। इंटरपर्सनल में मैंने आपको अलग अलग बताए थे, फिर वापस के भाई इंटरपर्सनल में रोल और कौन से होते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक, लाइजिंग, ये सब रोल होते हैं इसके, ठीक है। और इंफॉर्मेशनल हो गया, फिर डिसीजनल हो गया, उसमें भी कई सारे रोल थे, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरल रोल हो गए। तो ये सारे रोल डिसीजनल के समय रोल थे, राइट। ये तीन रोल मैंने आपको, ये कहा गया, ये तीन रोल बताए थे। और इस रोल और इस अप्रोच का जो प्रोपाउंडेड है, जिस अप्रोच ने जिसने दिया है, जो क्रेडिट इसको दिया गया है या पॉपुलराइज जिसने इसको पॉपुलर किया है, इस पर्टिकुलर अप्रोच को, मैनेजर रोल अप्रोच को, इन तीन रोलों को, उनका नाम है प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग। ठीक है, ये मैं वहाँ नाम लिखाना भूल गया था उस क्लास के अंदर, इनका नाम याद रखना, सवाल आ सकता है कि ये तीन रोल किसने दिए थे। तो प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग ने ये रोल दिए थे। और क्या कहती है ये अप्रोच कि दिस अप्रोच सजेस्ट दैट फॉर नोइंग द रोल ऑफ managers, their activities must be observed। अब हमें ये देखना है कि ये रोल मैनेजर के अंदर है कि नहीं, यानी ये रोल मैनेजर निभाते हैं कि नहीं निभाते, तो उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि भाई डिसीजन रोल निभाता है कि नहीं निभाता, इन्फॉर्मेशन सबको देता है कि नहीं देता, इंटरपर्सनल रिलेशन उसके है कि नहीं है। ठीक है, तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने ये मैनेजर रोल अप्रोच दी थी, हमारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल के अंदर आती है। पांचवी और सबसे लास्ट वाली अप्रोच इस मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट की, द एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच। क्या बोलती है ये टू मैनेजमेंट?
एक्सीलेंट कंपनी अप्रोच, सीधा सीधा बताओ इसका नाम एक्सीलेंट कंपनी अप्रोच इसलिए रखा गया, या इसका एक्सीलेंट कंपनी अप्रोच इसलिए पढ़ा गया कि भाई इन्होंने क्या किया था, ये दो आदमी थे, इनका बता देता हूँ, दो मैनेजमेंट गुरु थे 1982 के अंदर। कब? 1982 के अंदर ये अप्रोच डेवलप की गई थी और उसका नाम था थॉमस। मतलब उन्होंने अप्रोच तो बाद में डेवलप की, मॉडर्न एरा की है, लेकिन तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। थॉमस जे पीटर्स एंड रॉबर्ट एच वाटरमैन जूनियर, ये दो आदमी थे। इन दो आदमियों ने क्या किया था, इस अप्रोच को पूरा डेवलप किया था। उस समय इन्होंने 1982 में क्या किया था, इन्होंने सिलेक्टेड एंड स्टडीड, सिलेक्ट की और स्टडीड की 62 एक्सीलेंट कंपनीज, जो 62 सबसे टॉप एक्सीलेंट कंपनीज है इन द यूएसए के अंदर जो 62 एक्सीलेंट कंपनी है उनको सिलेक्ट किया, उसके ऊपर स्टडी की और फिर ये अप्रोच एक्सीलेंट कंपनी अप्रोच टू मैनेजमेंट इन्होंने यहाँ पे दी थी, राइट। इसके बारे में एक और बात है, बाई चांस से सवाल आ सकता है, तो नाम लिख लेता हूं मैं, विहरिच एंड क्नूड्स, इन्होंने इस अप्रोच को कॉल इट 7S फ्रेमवर्क, क्या बोला था इन्होंने, 7S फ्रेमवर्क के नाम से इस अप्रोच को नाम दिया था। और इन्होंने बोला था कि 7S, ये 7 है, ये S है, 7S फ्रेमवर्क नाम दिया था इन्होंने इस अप्रोच को। बाई चांस सवाल आ सकता है कि ये 7S फ्रेमवर्क किसने बोला था, तो वी रिच और ने बोला था। अब बात करते हैं इसकी, ये तो एक्स्ट्रा एक चीज हो गई कि भाई इन्होंने इस फ्रेमवर्क को ऐसा बोला था। अब दूसरी बात, इन्होंने 62 एक्सीलेंट कंपनीज यूएसए में सिलेक्ट की थी 1982 में, उसके ऊपर स्टडीज की, काफी स्टडीज करने के बाद उन स्टडीज बहुत ज्यादा की और उसके बाद दे आइडेंटिफाइड, इन्होंने क्या खोजा, दे आइडेंटिफाइड दैट एक्सीलेंट मैनेजर, एक एक्सीलेंट जबरदस्त एक्सीलेंट मैनेजर हो या एक्सीलेंट कंपनीज हो, हैव 8 एट्रीब्यूट्स। किसी भी एक्सीलेंट मैनेजर या एक्सीलेंट कंपनी होने के लिए उसको 8 एट्रीब्यूट्स यानी 8 गुण होने चाहिए, उसके अंदर 8 एट्रीब्यूट तो होने ही चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट का उनका नतीजा निकला था, इसलिए इन्होंने बोलते एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच टू मैनेजमेंट। क्या है वो 8 गुण, उसकी एक एक बात, 8 के नाम आप देख लेना एक बार, 8 क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि वो 8 गुण कौन से हो सकते हैं एक्सीलेंट कंपनी बनाने के लिए, या एक्सीलेंट मैनेजर या एक्सीलेंट कंपनीज होने के लिए 8 गुण का होना अति आवश्यक है। वो 8 गुण कौन से है? अ बायस फॉर एक्शन, नंबर 1 अ बायस फॉर एक्शन। इन्होंने बोला कि हमेशा जो एक्शन होगा मैनेजर का वो हमेशा ऑन अ टाइम होना चाहिए, यानी दे हैव टू रेडी टू टेक एक्शन इन टाइम। हमेशा बायस फॉर एक्शन, हमेशा एक्शन अगर बात आए तो एक्शन करने के लिए हमेशा क्या रहे, हीरो तैयार रहे, वैसे ही मैनेजर हमेशा एक्शन करने के लिए तैयार रहे। तो बायस फॉर एक्शन पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, क्लोजनेस टू द कस्टमर, हमेशा मैनेजर कस्टमर के करीब हो, कस्टमर से उसका क्लोज कांटेक्ट हो और क्लोजनेस हमेशा उसकी कस्टमर के साथ रहे, ताकि कस्टमर उसकी सेक्शन, उसकी हर चीज में क्या रहे, प्रायोरिटी पे रहे। दूसरी बात, ऑटोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक मैनेजर के अंदर यह गुण होना चाहिए कि ऑटोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ऑटोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हुआ कि वो हर किसी को क्या दे, एनकरेज करे, उसको एनकरेज करे, उसको पावर दे, उसको खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, अपने नीचे जो भी आदमी है उनके अंदर, खुद के अंदर भी उसके अंदर क्या हो, ऑटोनॉमी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। और एंटरप्रेन्योरशिप होना जरूरी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा एनकरेज रहेगा किसी चीज के लिए। चौथी जो गुण उसके अंदर होनी चाहिए वो है प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल, प्रोडक्टिविटी थ्रू पीपल, यानी हमेशा एम्प्लॉय को इस तरीके से, एम्प्लॉय को क्या माने, एक सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी माने, अपने यहाँ जो एम्प्लॉय है उसको माने कि एम्प्लॉय रहेंगे तभी प्रोडक्टिविटी रहेगी, अगर एम्प्लॉय अगर नहीं रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। तो हमेशा एम्प्लॉय को एज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी माने वो। पांचवा, हैंड्स ऑन वैल्यू ड्रिवन, क्या कहता है ये, हैंड्स ऑन वैल्यू ड्रिवन का मतलब हुआ कि कंसेंट पर्सनल टच विथ देयर ऑफिसर्स, यानी जितने भी ऑफिसर्स है उन ऑफिसर्स के साथ कांस्टेंट पर्सनल टच हो उसका। कांस्टेंट पर्सनल टच का मतलब हुआ हमेशा सबसे मिलता रहे,
चाहे उनके साथ पर्सनल वैल्यूज की बात करें, उनके साथ फिलोसॉफी की बात करें, प्रॉब्लम को शेयर करें, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ क्या हो, वैल्यू उनसे ड्रिवन हो, वैल्यू उनके साथ हाथ मिलाता रहे, बातें करता रहे, आते जाते उनसे टच में रहे और उनके साथ बातें करता रहे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा निकलेगी। ये नेचर होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर उसका हमेशा। तो गुण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्टिक टू द नीटिंग। स्टिक टू नीटिंग का मतलब हुआ कि स्टिक टू द बिजनेस इट नोज बेस्ट। हमेशा उस बिजनेस के लिए वो रहे जो बिजनेस क्या हो, जो बिजनेस क्या हो, बेस्ट हो, जो बिजनेस क्या हो, बेस्ट हो। उस बिजनेस के लिए कभी ना जाए जो बिजनेस उसको लगता है कि उसके साथ वो फैमिलियर ही नहीं है। जैसे कि मैनेजर हमेशा वही काम करे जिसके साथ वो फैमिलियर है। अब सेल्स मार्केटिंग, मार्केटिंग का उसको मार्केटिंग का एम नहीं आता और वो मार्केटिंग में जाके अगर पंचायती करेगा तो काम नहीं चलेगा। स्टिक टू द निकिंग, उसको पता है मैं प्रोडक्शन में हेड हूँ यानी प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझता हूँ, या उस बिजनेस में उसमें डील करे जिसको वो अच्छी तरह समझता है, उसकी तरफ कभी ना जाए जिसको वो समझता नहीं है। यानी बिना फालतू के क्या नहीं बने, रायचंदा बने, जहां वो है उसको उसी चीज में स्टिक रहना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों में हाथ डालना चाहिए। ये गुण भी इसके अंदर होना चाहिए। सिंपल फॉर्म, लीन स्टाफ, ये गुण इसके अंदर होना चाहिए। क्या है ये सिंपल फॉर्म लीन स्टाफ? मतलब हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या रखे, सिंप्लेक्स रखे, सिंपल रखे, ना कि कभी कॉम्प्लेक्स रखे उसको, हमेशा क्या रखे, सिंप्लेक्स। ऑथोरिटी को डिसेंट्रलाइज करे एज फार एज पॉसिबल, जितनी भी ऑथोरिटी अपने पास है उसको डिसेंट्रलाइज करे, नीचे वाले तबकों को दिया रहे, सब अपने पास ना रखे, जितनी पॉसिबल हो उतनी उसको डिसेंट्रलाइज करे। लेकिन एक और गुण उसके अंदर होना चाहिए, साइमल्टेनियसली लूज एंड टाइट प्रॉपर्टीज। अब ऑथोरिटी तो डिसेंट्रलाइज कर रहा है, नीचे वाले लोगों को अथॉरिटी दे रहा है, उनको स्व इच्छा करने की ऑटोनॉमी बना रहा है उनको कि भाई तुम भी करो, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथ में भी कुछ हिस्सा रखे, टाइट करके रखे और कंट्रोल सेंट्रल में रखे अपना। हाँ ऑथोरिटी सबको दे लेकिन एट लास्ट कंट्रोल अपने पास ही रखे, ताकि वो जब साइमल्टेनियसली जहां उसको लूज करना है लूज भी करे और साइमल्टेनियसली टाइट प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर, दोनों गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो चाहे तो वो उसको लूज कर, ऐसा नहीं लूज कर दिया फिर अपने हाथ से सारा काम निकल गया। टाइट करना हो जहां टाइट भी कर सके, कसना हो किसी को तो कस भी सके, और लूज करना हो तो लूज भी कर सके। तो ये 8 गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये कौन बोलता है? ये बोला हमारे पीटर और वाटरमैन जूनियर ने बताया था द एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच के अंदर कि मैनेजर के अंदर ये 8 एट्रीब्यूट्स, 8 गुण तो होनी चाहिए, राइट। तो हमने इतना पढ़ा, हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ी, हमने न्यू क्लासिकल अप्रोच पढ़ी जिसको ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच कहा जाता है, और उसके बाद ह्यूमन साइंस अप्रोच कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी मॉडर्न अप्रोचेज, मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। उसके अंदर हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव या मैनेजमेंट साइंस, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट जिसको जीएसटी बोलते हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। फिर हमने पढ़ा एक छोटा सा मैनेजर रोल अप्रोच जो किसने, हेनरी मिट्सबर्ग ने दिया था। और फिर हमने बोला एक्सीलेंट कंपनी अप्रोच जो किसने दिया, वाटरमैन जूनियर ने और पीटर्स ने दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हुआ मैनेजमेंट थॉट्स, पूरा आपकी क्लास पूरी हुई है, जिसको मैंने कोशिश की है अच्छी तरीके से 1 घंटे के अंदर, करीबन 47-48 मिनट उसके अंदर मैं कॉम्पैक्ट करूँ और आप लोगों के लिए साथ लो। ये सारी चीज़ें मैं लिखता इसलिए ताकि ये हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के बनते रहे। मैं यहाँ पे मेहनत डबल करता हूँ, यहाँ मैं खुद लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो इस क्लास को लिखने में जितना समय होता है उससे पहले ही खत्म कर दूँ, लेकिन मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आप जब खुद पढ़ो तब लिख लिख के पढ़ो तो आपको याद जल्दी रहेगा। चलो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट यूनिट 1 का पहला एक टॉपिक खत्म हुआ है। उसके कुछ क्वेश्चन है, 12 से 14 क्वेश्चन है, वो जो पिछली पीवाईक्यू के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो उसका ही लाऊंगा जिसको उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमसे सॉल्व होते हैं या नहीं। चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अगली क्लास में, अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।